तो गुजरात में एक मोदी जी का और शाह साहब का एक टेरर था। क्यों था? इसलिए था कि पूरी सिस्टम को मोदी जी नौकरशाहों के दम पर चलाते थे। तो वो गुजरात से जब दिल्ली आए 2014 में, तो पीएमओ में अपना पूरा क्रेमलिन को लेके आए गुजरात। नौकरशाही का जो गुजरात मॉडल साथ में चला है गुजरात उनके। का मॉडल यानी विकास को नहीं लाए, गुजरात से मॉडल को लाए। कि दूसरे राज्यों के जो अफसर आईएएस के किसी समय दिल्ली में पोस्टिंग के लिए सिफारिशें लगाते थे, दिल्ली के चक्कर लगाते थे, उतावले रहते थे डेपुटेशन पे जाने के लिए, उन्होंने बंद कर दिया है। अब राहुल गांधी जब कहते हैं कि केंद्र सरकार के इतने सेक्रेटरीज में से केवल 3 सेक्रेटरी एससी एसटी के या पिछड़े वर्ग के थे, राहुल गांधी जब कहते नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप देख रहे हैं अरकारा डीप डाइव। और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब। वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं, संपादक रहे हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इस रोशनी में कि जो नौकरशाही को लेकर एक तरफ हम देख रहे हैं जो चुनाव मुख्य चुनाव आयोग के भूमिका के बारे में, और साथ में फिर हमने देखा कि प्रदीप शर्मा को 5 साल की जेल की सजा हुई, जो कि 2002 के समय वो एक विसल ब्लोअर की तरह उभरे थे। गुजरात के उस समय कई अफसर थे जो एक तरह से जो उन्होंने सवाल उठाए थे और वो अपनी और सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखलाई पड़ते थे और कायदों की बात कर रहे थे। उन सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जिसके कारण उन्हें या तो सजा सुनाई गई है और फंसाया गया है, जेल में है, कैद में है। और तो सवाल ये है कि उसको लेकर एक व्यापक सवाल है नौकरशाही का, कि एक तरफ ये कि जहाँ पे कायदों को ताक पे रख के चीजें करे वो तो ठीक है, और जो लोग सवाल करते हैं उनके साथ क्या होता है। तो वो एक जो ये उम्मीद की जाती थी कि जो लोग नौकरशाह बनते हैं इस देश में, जो संविधान के हिसाब से काम करने के लिए या सरकार के उन कायदों को लागू करने के लिए, उसमें क्या बदलाव आया। तो इस सवाल को लेकर श्रवण जी से मैं बात करना चाह रहा था, खासतौर पर इस रोशनी में भी कि जब देश में बहुत सारे लोग अभी युवा हैं और सिविल सर्विसेज में जाना, यूपीएससी में एग्जाम देना, वो अभी भी बड़ी चीज समझी जाती है। तो वो जो लोग अब आएंगे और जो वो देखेंगे तो किस तरह से उसको वो देखें, क्योंकि चीजें वैसी नहीं रहेगी जैसे कि शायद पहले थी। समझ। हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जी। वो टॉपिक ये है कि एसआईआर पर या इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कल पार्लियामेंट में बात हुई, बहस हुई। राहुल गांधी ने उसको इनिशिएट किया और उसमें कई आरोप लगाए राहुल गांधी जी। ने। अमित शाह जी ने आज वेडनेसडे को जी। जवाब दिया। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, क्या जवाब दिया उसमें नहीं जा रहे, हम अपने विषय पर हैं। जी। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिलेक्टिवली जवाब दिया। सिलेक्टिवली का मतलब है जो जिन चीजों के जवाब वो अतीत में से ढूंढ कर ला सकते थे, कि जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, तो हम भी कर सकते हैं टाइप्स कि ऐसा है। तो उन्होंने ये किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसे जवाब उन्होंने लाए। कुछ सवालों के जवाब उनके पास थे ही नहीं। राहुल का एक प्रमुख आरोप ये था कि किस तरह से संघ ने देश के विभिन्न संस्थानों पे कब्जा कर लिया है, संस्थाओं पे कर दिया। आपने अगर अमित शाह जी का भाषण सुना हो, उन्होंने संघ की बहुत भरपूर तारीफ की। पर राहुल का ये जो आरोप था कि संघ ने क्या किया है, संघ की ये तो कहा कि वो मरने के लिए तैयार रहते हैं देश के लिए हो गया, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि संघ संस्थानों को कैसे मार रहा है।
मरने को तैयार है, पर संस्थानों को या स्वायत्तता को कैसे मार रहा है उसका जवाब नहीं दिया। राहुल ने क्या कहा था वो मैंने आपको बताया। जी। अब अमित शाह जी ने जो जवाब नहीं दिया, और वो जवाब क्या होगा अगर दें, तो हम उसको बात करें। आपने जैसे कहा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, और आपने कहा युवाओं के लिए, और युवाओं के सपनों की आपने बात की। हम जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि मोदी जी के राज में अखिल भारतीय सेवाओं की कैसी बारह बजा दी गई है। जी। कि वो जो बच्चे आईएएस का सपना देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए कितनी दिक्कतें हो गई है, और जो ऑलरेडी सर्विस में है उनकी कितनी दिक्कतें हैं। हम दोनों चीजें बात करें। हाल के दिनों में दो खबरें सामने आई है। एक का जिक्र आपने किया, प्रदीप शर्मा का, और वो जिक्र आपने किया, गुजरात की खबर है प्रदीप शर्मा जी की, और हरकारा ने उसको वो भी किया है, ट्रैक भी किया है, उसको बताया है। एक दूसरी खबर है मध्य प्रदेश की। अब ये जो प्रदीप शर्मा जी की खबर है, ये पुरानी खबर है, मतलब वो उसका रेफरेंस जो है कि आ, मेरे ख्याल से 2003 से 2006 के बीच का है, प्रदीप शर्मा जी की खबर का। मैं जो आपको खबर पढ़ा बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, उसका संबंध सिर्फ 5 सालों से है। जी, पिछले। और प्रदीप शर्मा जी को जिन आरोपों में सजा हुई है, और ये जो खबर है, इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की खबर है, कल की खबर है, कल परसों की खबर है। पिछले 5 वर्ष में पढ़ के सुना रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त पुलिस ने कुल 1271 केस दर्ज किए, अ, जिनमें 1035 मामलों में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के केसेस हैं, ट्रैप केसेस। जी, यह बताता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना व्यापक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कार्रवाई का दायरा किस स्तर तक पहुंच पा रहा है। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि किसी भी आईएएस अधिकारी के खिलाफ इन 5 वर्षों में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। राज्य प्रशासनिक सेवा स्टेट सर्विसेज के 19 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इनमें से किसी एक को भी सजा नहीं दिलाई गई जा सकी। रंगे हाथ पकड़े जाने वाले मामलों में अलग हटकर भी लोकायुक्त पुलिस ने पद के दुरुपयोग करने के 154 और अनुपातहीन संपत्ति के 82 प्रकरण दर्ज किए। लेकिन कार्रवाई की गति यहां भी सुस्त रही। सभी मामलों में 178 प्रकरण अभी भी सरकार की स्वीकृति के इंतजार में है प्रोसिक्यूशन के लिए। ये खबर है। अब आप ये जो दूसरी खबर है वो गुजरात से है कि जो प्रदीप शर्मा जी हैं, उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो अदालत है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2003 से 6 के बीच के एक प्रकरण, जब वो कच्छ में भुज के कलेक्टर थे, तब किसी जमीन अलॉटमेंट और उसमें पैसे मिले ऐसा करके, और उनकी पत्नी को मिले और वो इन्वेस्ट किए वगैरह वगैरह का आरोप है। और ये कहा गया कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और जब शर्मा जी ने कहा कि भाई मेरी मुझे और भी सजाएं चल रही है,
तो उसके साथ ही इसको भी जारी कर दीजिए। तो बोले नहीं, दोनों अलग अलग चलेगी, मतलब एक पूरी होगी तो फिर दूसरी चालू हो जाएगी। इसका मुख्य जो पॉइंट है, जो अखबारों में है, जो आपने भी हरकारा में इसको हाईलाइट किया है, कि शर्मा जी से संबंधित जो मामला है, कानूनी लड़ाई वो जो लड़ रहे हैं, या कानूनी जो उनके खिलाफ मामले हैं, उनका संबंध दो और चीजों से है, या दो प्रमुख चीजों से ही है ज्यादातर जी। एक तो जो वहाँ का बहुत ही चर्चित स्नोप गेट कांड है, मतलब एक महिला से संबंधित है, और उसके तार तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से जुड़े हुए थे। और दूसरा 2000 दंगों में, गुजरात के दंगों से है जी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक टेरर है अफसरों में, संजीव भट्ट हो, प्रदीप शर्मा हो, कुलदीप शर्मा हो, एस श्री कुमार हो, इतने कुछ लोग हैं वहाँ जो टारगेटेड रहे हैं, जिनको पनिश किया है। तो गुजरात में एक मोदी जी का और शाह साहब का एक टेरर था। क्यों था? इसलिए था कि पूरी सिस्टम को मोदी जी नौकरशाहों के दम पर चलाते थे। वहां पर गुजरात में, वहाँ मंत्रियों का कोई वजूद नहीं था ज्यादा, मतलब केवल दो तीन मुख्य जो मंत्री या विभाग थे। एक दिन में अमित शाह जी थे, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, एक आनंदी बहन का था, एक आध और कोई होगा, गुजरात फाइनेंस वगैरह। पर बाय एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट रही गुजरात। आप अगर देखें तो वो गुजरात से जब दिल्ली आए 2014 में, तो पीएमओ में अपना पूरा क्रेमलिन को लेके आए गुजरात। नौकरशाही का जो गुजरात मॉडल साथ में चला है उनके। गुजरात का मॉडल, यानी विकास को नहीं लाए गुजरात से, मॉडल को लाए। ऐसा है कि झांकी को ले आए, मतलब अफसरों को ले जी। आए। अब उनके पास जो अंबार है अधिकारियों का, जो आप कह रहे हैं ना युवा अधिकारी, सपने आइए, तो या तो रिटायर्ड लोग हैं या विश्वास पात्र लोग हैं। बेसिक रीजन ये है कि मोदी जी को मनमोहन सिंह के या कांग्रेस के जमाने के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर डाउट रहा है। ऐसा हर जगह होता है, आमतौर से होता है कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर बदलता है या पीएम बदलता है, तो कुछ लोग इस्तीफे दे देते हैं जो बड़े पदों पर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल या इस तरह के, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह बदल देते हैं वो। पर ये पूरे सिस्टम पर ही इनका भरोसा नहीं है, पूरी ब्यूरोक्रेसी पर। अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि मूल मुद्दा क्या है, जो हमारे जहां से शुरू किया, और जो राहुल गांधी का आरोप है। मेरे मतलब कुछ मित्र मेरे रहे, तो मैं अभी तो खैर नहीं हूँ, पर 2012 से 14 तक मैं जब दिल्ली में था, तब मेरे कई मित्र थे जो मध्य प्रदेश काडर के भी थे, गुजरात काडर के भी थे। और तब हमको ये खबरें सुनने को मिलती थी कि जितने आईएएस के अफसर हैं, उन सब पर सर्विलांस है, जासूसी होती है उनकी, और बहुत वो तनाव में रहते हैं। वो किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उन वो किसी को बुलाते नहीं है, किसी के घर जाते नहीं है।
और अगर आपस में भी 4 अधिकारी मिल लें तो भी दिक्कत का काम है। ओपननेस जो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में थी या कांग्रेस के ज़माने में थी, वो क्रेमलिन टाइप हो गई है ब्यूरोक्रेसी में। आईएएस अफसरों के लिए और हम लोगों ने कभी इस चीज़ पर बहस नहीं की और करते भी नहीं। हम लोग तो बहुत पॉलिटिक्स पर ज़्यादा करते हैं कि दूसरे राज्यों के जो अफसर आईएएस के किसी समय दिल्ली में पोस्टिंग के लिए सिफारिशें लगाते थे, दिल्ली के चक्कर लगाते थे, उतावले रहते थे डेपुटेशन पे जाने के लिए, उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो जाती ही नहीं, दिल्ली जाने ही नहीं चाहते। तमिलनाडु का कोई आदमी नहीं जाना है, कर्नाटक का नहीं जाना, केरल का नहीं जाना, बंगाल का कोई नहीं जाना, अपोजिशन के स्टेट्स का तो कोई जाने ही नहीं चाहता। और बीजेपी के स्टेट्स या एनडीए के जो स्टेट्स के लोग हैं वो मजबूरी में पड़े हुए हैं कि वो क्या कुआं और खाई वाली स्थिति है कि दिल्ली से निकले तो योगी जी के कुएं में कैसे जाएं, ये स्थिति है। आप जरा गूगल कीजिए, आप तो बहुत टेक सेवी हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। आईएएस की जो सीक्रेट स्ट्रेंथ है वो 6,877 है, 6,877। जी। पर स्टेट कार्डर में इस समय 5,577 लोग हैं। जी। 6,877 के मुकाबले 5,577 हैं। आप माइनस कर लीजिए कितने कम हैं। 1,000 से ऊपर हैं, जी। 300, करीब करीब 1,300, 1,300, 1,200 का 13। अब आप पूछेंगे कि यार ये देश में काम बढ़ रहा है, जीडीपी 12.5 हो गई, तो मोदी जी इतनी योजनाएं बना रहे हैं, रोज अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और 24 घंटे काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते मोदी जी, जैसा अमित शाह जी ने कहा आज। पर ये इतने कम अफसरों से कैसे काम चल रहा है? तो क्या आईएएस में भर्ती नहीं हो रहे हैं कि नौजवान नहीं आ रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? आपने कहा ना शुरू में कि आईएएस बनना चाहते हैं और मैंने भी कहा कि कितनी सीखी कुछ। उसमें एक जो सवाल शायद ये भी है कि जो मुख्य जो अर्हता है वो शायद ये नहीं है कि उसकी इंटीग्रिटी रहे या प्रोफेशनलिज्म रहे, वो कुछ और वो बदल गया है जो जो इसको मैं बोलते हैं उसी पर कि उसी पर उसी उसी पर आ रहा हूँ कि नया आदमी जो है बहुत ही ईमानदार होता है, उत्साही होता है, समाज सोसाइटी की सेवा करना चाहता है। उसके मन में एक जज्बा है कि यार आईएएस बन के हम ये करेंगे वो करेंगे, पर गुंजाइश नहीं है उसको आईएएस बन के आरएसएस की सेवा करना है, संघ की सेवा। उसके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं, उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाता है, उसका उसका जो जैसे ट्रम्प कर रहे हैं ना आजकल। बिल्कुल। आपने ट्रम्प का लेटेस्ट अगर पढ़ा हो कि लेटेस्ट पढ़िए, गार्जियन में आ जाए कि जो वीजा पर टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले हैं उनका भी सोशल मीडिया चेक होगा, पूरा का पूरा 5 साल का। जैसे आप जाएं कभी अपनी बेटी से मिलने
तो आपका पूरा सोशल मीडिया चेक होगा 5 साल का, ऐसा है। मैं हिंदू अखबार की एक खबर बताना चाहता हूँ, 2023 की खबर है, 2 साल पहले की, पर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। केंद्र में मोदी जी को, मतलब केंद्र मतलब मोदी जी को और राज्य मतलब योगी जी को, तो केंद्र में प्रधानमंत्री को या सेंट्रल गवर्नमेंट को 1469 1469 अफसरों की जरूरत है। जी। ये मैं 2023 का बता रहा हूँ, अब इस समय और ज्यादा होगी, पर आप आश्चर्य करेंगे कि 1469 के मुकाबले केंद्र सरकार में 442 लोग अफसर ही हैं। 442। ये एक ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बहुत कभी एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि आपने सब्जेक्ट का चमत्कारिक शक्ति से चमत्कारिक शक्तियों से देश चल रहा है। हाँ, चमत्कारिक शक्तियों से देश चल रहा है, आप ये नो जी। हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि आईएएस और आईपीएस अफसर, मैं उन्हीं के शब्द बता रहा हूँ, जी। either unwilling to come on central deputation or states do not relieve them due to shortage at their end। तो अब इसमें आप दोनों चीजें ढूंढ लीजिए कि वो विलिंग नहीं है वहां जाने के, तो पहले डेपुटेशन पर जाने के लिए वो लगातार सालों तक ऑप्शन देते थे कि भाई जाना ही है स्टेट से, इसको वो शायद कूलिंग ऑफ पीरियड कहते थे या जो भी कहते थे। जी। और हाल में मैं 2023 तक चीजों को फॉलो कर रहा था और फिर छूट गया कि सेंटर ने जो गैर बीजेपी राज्य हैं उनसे नाराजगी व्यक्त की कि वो सेंटर के लिए अफसरों को रिलीव नहीं कर रहे हैं, और सेंटर में इतनी जबरदस्त कमी है, अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चले। जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रिंट है, द प्रिंट, जी। उसकी 2024 की एक रिपोर्ट है, 2024 की, कि केंद्र में कार्यरत 236, अब आप पूछेंगे कि काम कैसे चल रहा है ना? अब मैं बताता हूँ काम कैसे चल रहा है। केंद्र में कार्यरत 236 जॉइंट सेक्रेटरी में सिर्फ 80 आईएएस अफसर हैं। जी। आउट ऑफ 236 जॉइंट सेक्रेटरीज कंसिडर्ड टू बी इनके ऊपर केवल 2 पोस्ट हैं, एडिशनल जी। एडिशनल सेक्रेटरी एंड उसे चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। वहाँ केंद्र में तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह होता नहीं। जी। तो आप 236 काम कर रहे हैं ऑलरेडी, पर उसमें 80 आईएएस है, तो बाकी लोग कौन है? अब आपके सवाल पर आते हैं, आपने जो कहा उस पर आते हैं। दूसरा ये कि एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पर भी 112 के मुकाबले 37 ही काम कर रहे हैं। आईएएस मतलब काम तो कर रहे हैं, पर आईएएस तेईस हाँ, लाख सैंतीस। 37 आउट ऑफ 112 एडिशनल सेक्रेटरीज आईएएस के अलावा अन्य सेवाओं के हैं। जी। मतलब 80 people
आउट ऑफ 112 आईएएस के अलावा दूसरी सेवाओं के। इसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है, जो गैर बीजेपी राज्यों से जो लोग डेपुटेशन पे आते हैं, उनको शक की नजर से देखती है। मसलन अगर तमिलनाडु से कोई आया, या केरल से आया, या वेस्ट बंगाल से आया, या झारखंड से आया, या तेलंगाना से आया, या आंध्र से आया, they are not being considered, loyal enough. Allegedly, not I'm not alleging, but allegedly or reportedly. मई जून 2023 में एक चीज सामने आई थी। मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था उस समय, दैनिक भास्कर वाले मुझसे वीकली आर्टिकल लिखवाते थे, तो वो बंद कर दिया उन्होंने, सरकार के दबाव में शायद। मैंने एक आर्टिकल लिखा, और मैंने जैसे कहा ना कि 2023 तक मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा था, जी। कि जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर आप पूछेंगे कि यार ये जॉइंट सेक्रेटरी भी है, आईएएस अफसर भी नहीं, तो हो क्या रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया, विज्ञापन निकाला गया, जी। और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए, और अभी भी किए जा रहे हैं, और इनकी इनकी संख्या 400 है। मतलब 2023 का है आंकड़ा। जी। अब आप सोचेंगे कि ये 400 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे लिए गए होंगे भाई। तो आप उस समय के विज्ञापन अगर देखें, मैंने देखे हैं, मैं संभाल के नहीं रखा मैंने अखबारों। जी। एक एक आदमी की स्क्रीनिंग, वैचारिक पृष्ठभूमि कौन रिकमेंड कर सकता है, जैसा साम्यवादी व्यवस्थाओं में होता है। लॉयल्टी फैक्टर, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। आप उन लोगों को अगर स्क्रीनिंग करें, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, केवल एक सुझाव कि भाई वो जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट पर जो दिल्ली में हैं, उनमें कितने अपर कास्ट हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, उनका आइडियोलॉजी। राहुल गांधी जब कहते हैं कि केंद्र सरकार के इतने सेक्रेटरीज में से केवल 3 सेक्रेटरी एससी एसटी के या पिछड़े वर्ग के थे, तो क्यों कहते हैं? तो वो आरोप ये लगाते हैं कि भाई ये तो आप ही ने जिनको प्रमोट किया वही प्रमोट होकर ऊपर जा रहे हैं। आपके राज्य में जिन जो डिप्टी सेक्रेटरी लगा होगा, वही प्रमोट होकर अब जॉइंट सेक्रेटरी बन रहा है। नहीं, हम उसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर 400 लोग हैं या ले रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर। मनमोहन सिंह जी के राज में या कांग्रेस के राज में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं होती। जी। और मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ के मुकाबले कितने हैं, मतलब आप ही ने गिने 1200-1300 कम है। जी। पर एक्चुअल में कम है क्या 1200-1300 कि कोई उनकी जगह काम कर रहा है? संविदा भर्ती है या कॉन्ट्रैक्ट पर है? संविदा भर्ती अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जैसे अब यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाते हैं संविदा, तो वो उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है, वो कभी भी ठीक से काम नहीं कर सकता। वो तेजपुर हमेशा। में, जी। तेजपुर यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं शंभुनाथ सिंह, वो इग्नू में भी थे, और अब वो वहाँ आंदोलन चल रहा है उनके खिलाफ। अब अगर उनका बैकग्राउंड चेक करें तो आपको हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नेसेसरीली ऐसा हो, पर कोई कारण तो होगा उनके खिलाफ आंदोलन।
ये जो है कि देश में अ, न सिर्फ पॉलिटिकली या पॉलिटिकल फील्ड में जो एक नई व्यवस्था, जैसे मैंने वाइस चांसलर का क्यों कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि आप वाइस चांसलर अपने सारे नियुक्त कर रहे हैं, एकेडमिक्स में प्रोफेसर्स नियुक्त कर रहे हैं, सारी संस्थानों पर आपने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैंने जिक्र किया। पर हमने इसमें अभी घुसे नहीं, हम इस चीज की स्टडी नहीं कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो सिस्टम की रीढ़ है, अफसर आईएएस अफसर, अ, उसको उसके लिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का जो क्राइटेरिया है वो कितना अनिवार्य हो गया है। तो कमिटेड टुवर्ड्स एक ईमानदार होना, रिश्वत नहीं खाना, पैसे नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। कमिटेड टुवर्ड्स मासेस, सर्विस ऑफ द मासेस, वो भी एक अलग। पर कमिटेड towards an ideology or an institution or a party or a धर्म, वो एक अलग मुद्दा और कमिटेड अगेंस्ट द कम्युनिटी भी है उसमें, सिर्फ कम्युनिटी टुवर्ड्स है। कम्युनिटी नहीं है, Against the against- community। तो अगर आप कभी हर्षमंदर को बुला के बात करें अपने चैनल, जी तो हर्ष हमारे मित्र रहे हैं, जी और वो आएंगे, वो इस बारे में उनसे बात करनी है जी। हाँ करना चाहिए। ही विल टेल यू डीमिस्टिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो बताएंगे। एंड ही हैज सफर्ड अ लॉट इन कांग्रेस regime, जी नॉट इन बीजेपी। बीजेपी में तो उनको अलग, उनके उनकी विचारधारा के लिए या उनके काम के लिए मारा जा रहा है, पर कांग्रेस के जमाने में उनको उनकी ईमानदारी के लिए सताया गया। इतने ट्रांसफर हुए उस बेचारे। तो आप हम ये जो पॉइंट है कि अ, इतने 1,000-1,200 आईएएस अफसर हैं, कम हैं अगेंस्ट द स्ट्रेंथ, उसके बावजूद काम चल रहा है। तो हमने कभी इस चीज में नहीं सोचा कि रेलवेज में, सरकार के दफ्तरों में हजारों लोगों की कमी है, अ, वो उनका काम कैसे चल रहा है, नई भर्तियों क्यों बंद है, तो क्या काम बंद हो गया क्या, कि कौन चला रहा है, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं कोई आरएसएस के वॉलंटियर जाके मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैंने शायद आपके ही चैनल पे कहा होगा कि बीएलओ का काम बहुत सारी जगह पर आरएसएस के लोग कर रहे हैं। मैं अपनी जगह का बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे बताया गया कि ये सामने सामने जो घर हैं, ये एक दो आसपास, ये इसका काम कर रहे हैं, क्या, एसआईआर। बेल, अच्छा जी। तो राज्यों से कोई आना नहीं चाहता केंद्र में, और कॉन्ट्रैक्ट पर जो ले रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ अपन खत्म करते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि आपने पूरे सिस्टम पर कैप्चर कर लिया है, तो राहुल गांधी ने जो एक चीज नहीं कही और जो वो पहले कई बार कह चुके हैं, जी राहुल गांधी ने कल एक बात ये कही कि आपने कानून में संशोधन करके इम्यूनिटी तो दे दी इलेक्शन कमीशन के लोगों को, पर हम अगर आ गए सत्ता में तो वो इम्यूनिटी खत्म कर देंगे और आपको आपके कार्यों के लिए, आपकी डीड्स के लिए आपको सजा होगी। पर राहुल गांधी ने जो कहा वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। राहुल गांधी पहले ये कह चुके हैं एक चीज कि हम सिस्टम में आ भी जाएं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम में हर जगह इन्होंने अपने लोगों को भर दिया है। जी तो जब आप
सिस्टम में अपने लोगों को भर देते हैं पूरी जगह, तब आप निश्चिंत होकर विदेश यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप देश में नहीं भी रहें तो आपके लोग हैं जो देश को चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री निश्चिंत है कि इस कोने से उस कोने तक उनके लोग हैं। क्या आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं। तो ये जो हमारा जो विषय था, आपका जो विषय है, हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रति में ईमानदार लोगों की जगह क्यों नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है, उसका बेसिक ये है कि अ, हम एक ऐसे सिस्टम में अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं कि ये 11 साल में 12 साल इन्होंने पूरा का पूरा हुलिया बदल दिया है। इसके आखिरी में मैं इस सवाल पूछना चाह रहा था कि जो इस समय जो यूपीएससी में बैठना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी के साल 2 साल के बाद 4 4 साल खराब करते हैं, वो लोग इसको किस तरह से देखें, इस पूरे उसमें मतलब वो शाखा में जाए पहले, तैयारी करें आप आप अगर उनकी क्रेडेंशियल्स को, उनकी कैडर चॉइस को देखें कि जब वो फॉर्म भरते हैं या, तो वो आपको आश्चर्य होगा कि यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस अफसरों की कमी है, क्योंकि उसका ऑप्शन कोई देने ही नहीं चाहता। तो जो चुन के आते हैं बच्चे, उनसे उनके फर्स्ट प्रेफरेंस, मैं अंदाज से कह रहा हूँ, मैं चूंकि बहुत स्टडी अभी हाल के सालों में नहीं की मैंने, पर वो हो सकता है वो ये कहें कि हम केरल जाने को तैयार हैं, तमिलनाडु जाने को तैयार हैं, तेलंगाना जाने को तैयार हैं, हम आंध्र भी चले जाएंगे, हमको भैया यूपी एमपी गुजरात और यहाँ मत भेजना, दिल्ली हम नहीं जाना, या गुजरात मत भेजना जी। तो इसलिए आप पाएंगे कि जो स्टेट सर्विसेज के जो लोग हैं नीचे, जो तहसीलदार से प्रमोट होके ऊपर आईएएस बने हैं जी, उनकी पहुंच ज्यादा है। पहुंच मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में कम से कम सर्वे करें तो आप पाएंगे कि प्रमोटी जिनको कहते हैं वो आईएएस अफसर कितने हैं और डायरेक्ट रिक्रूट कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अपर मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों का कंफर्ट लेवल प्रमोटी लोगों से बहुत बेहतर है, क्योंकि अपने सारे भ्रष्टाचार के काम या सिफारिशी काम उनसे आसानी से करवा सकते हैं। तो ये जो यंग अफसर्स आते हैं, इन ये कभी बोलेंगे नहीं आपसे कुछ भी, मन ही नहीं खोल सकते, इतने डरे हुए हैं। तो वो उनको जो काम मिलता है करते रहते हैं। ये है पूरा टाइम वो अपना, वो देख रहे हैं कि ये जैसे राहुल गांधी देख रहे हैं कि कब बदलेगा टाइम, वैसे ही यंग अफसर भी देख रहा है यार अपन नौकरी में तो घुसो फिर देखते हैं, क्योंकि ये वो सोचता है कि कोई जीवन भर तो रहेंगे नहीं। पर उसमें खतरा ये है कि वो रखते और नहीं रहे, वो सिस्टम को इतना वो कर देंगे कि उनके सिर पर जो अफसर बैठा रहेगा वो उनकी उनका पूरा भाग्य खत्म कर देगा। यही यही सबसे तो बड़ा शायद सवाल है, तो मतलब इस समय का इसलिए जो देख इस समय का ये बहुत बड़ा सवाल है। और अ, हमने एक ऐसे विषय को चुना है जो थोड़ा सा हो सकता है आपके यंग जो श्रोता हैं या दर्शक हैं इनको कैरियर के प्रति थोड़ा सा वो उनको हालांकि पता है ये चीज़ है कि आइडियोलॉजी का कितना माहिर, और ये दुविधा, इस दुविधा को भी रेखांकित करना कि वो बड़े होके क्या ज्ञानेश कुमार बनना चाहेंगे या प्रोफेसर मानना जैसा नहीं पड़ेगा। अगर अगर इनमें से ट्रम्प के राज में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अगर बच्चों की स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ जी। और टूरिस्ट की होगी, इसका मतलब ये है कि अगर आप एंटी स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके लिए कोई जगह नहीं कहीं। तो आज जो आपका संचार साथी ऐप था या इस तरह का कोई ऐप है, पेगासस है,
मतलब कोविंद था, फिर ये निजी यात्रा, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता ही है जो। तो वो उनको बता रहा है कि ये आदमी कौन है। तो फिर वो एसआईआर में आपको एलिमिनेट करेंगे, आपको हटाएंगे सिस्टम से। तो इसके कई परतें हैं। हमने केवल ठीक। एक एक उसका जो पक्ष है उसको सुपरफिशियली टच करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से अपन इस चर्चा को वाइंड अप कर दें, कि वैसे ही को सर 40 मिनट हो गए। बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, और हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे इसके बारे में। जैसा कि सर ने कहा कि मैं हर्षमंदर जी से भी बात करूंगा, या और भी लोगों से मैं बात करना चाहूंगा इस बात को समझने के लिए, क्योंकि देश जो लोग चला रहे होते हैं उनको समझना, उनकी ताकतों को समझना, उनका और उनकी मुश्किलों को समझना हमेशा जरूरी है। बहुत शुक्रिया श्रवण जी आपका, बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस प्रोग्राम को लाइक करिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।